जय हिंद दोस्तों। अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। और यह टेस्ट आपको दोस्तों 1 फरवरी 2025 को हुआ है, और इससे पहले एक दोस्तों 19 तारीख को हुआ था जो जनवरी में। उस टेस्ट यदि आप नहीं देखे हैं, टेस्ट नंबर जो कि फर्स्ट है, तो उसको दोस्तों हम लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनाकर डाल दिए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और यह दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। और दोस्तों टोटल इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर आप अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति दिया था? तो यह दोस्तों अलवर्दी खां के द्वारा दिया गया था। अलवर्दी खां के द्वारा नहीं दिया गया था दोस्तों, इसके द्वारा अलवर्दी खां के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने दिया था। देखिए, ब्लैक होल की घटना याद रखना है कि 20 जून 1756 को हुआ था, और इसकी जानकारी दोस्तों अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हॉलवेल, उसके द्वारा दिया गया था। और इसमें दोस्तों टोटल 23 व्यक्ति थे जो कि बचे थे, और 146 व्यक्ति को दोस्तों मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बंगाल का नवाब का कालक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां आता है, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद दोस्तों उसका दामाद जो कि सुजाउद्दीन बनता है, और फिर दोस्तों सुजाउद्दीन का जो बेटा होता है सरफराज खां। जब सुजाउद्दीन का मृत्यु हो जाता है तो सरफराज खां आता है। फिर सरफराज खां के बाद दोस्तों अलवर्दी खां आता है, अलवर्दी खां। उसके बाद दोस्तों मीर कासिम नहीं दोस्तों, अलवर्दी खां के बाद आता है आपका सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद दोस्तों मीर कासिम आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडुगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो दोस्तों हैदर अली के द्वारा किया गया था, हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, एक सिख धर्म के 5वें गुरु थे और एक सिख धर्म के दोस्तों 9वें गुरु। जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव थे, और 9वें गुरु दोस्तों गुरु तेग बहादुर थे। यह दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, मुगलों के शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 और 4। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? तो दोस्तों बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम ऑप्शन नहीं देखिए, ऑप्शन 2 है, बी में देखिए बाजीराव द्वितीय है। इसको दोस्तों बाजीराव प्रथम कर लीजिएगा, बाजीराव प्रथम इसका हो जाएगा। तो बाजीराव प्रथम यहाँ से दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों को आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बक्सर का युद्ध को समझा जाता है। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था दोस्तों। तीनों संयुक्त जो सेना इसमें था उसको हरा दिया था, और इसी ने दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तमासा अंतरिप, जिसको दोस्तों केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है, इसका खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? केप ऑफ गुड होप दोस्तों याद रखिएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया था। फिर कोलंबस का आएगा दोस्तों तो अमेरिका का हो जाएगा। वास्को डिगामा जो कि दोस्तों भारत का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। बोल रहा है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था? तो दोस्तों रानी एलिजाबेथ ने, रानी एलिजाबेथ ने याद रखिएगा, जो कि दोस्तों 15 वर्ष के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, जिसमें दोस्तों फ्रांसीसी डे। तो फ्रांसीसी डे दोस्तों मद्रास के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक हो जाएगा। फिर जॉब चार्नोक जो कि दोस्तों कलकत्ता के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जॉब चार्नोक को। और दोस्तों गेराल्ड अंगियार या दोस्तों बंबई के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, तब प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों जो कि 1746 से 48 तक चला था, और यह दोस्तों एकला सपला के संधि के तहत इसका अंत हुआ था। फिर दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1756 से लेकर 1763 तक चला था, और वह दोस्तों पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों जो कि अनिर्णायक युद्ध रहा था, याद रखिएगा
और द्वितीय करनायक युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 तक। नेक्स्ट है कि प्रथम मैसूर युद्ध, जो कि दोस्तों इसमें ब्रिटिशों की हार हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में दोस्तों ब्रिटिशों के हार हुआ था, और हराने वाला कौन व्यक्ति था? तो दोस्तों हैदर अली था। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा 4-1-2-3। 4-1-4-1-2-3 दोस्तों, नहीं सॉरी 4-1-3-2 हो जाएगा। 4-1-3-2 ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है, 4-1-3-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ है? तो कर्नाटक युद्ध दोस्तों फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो क्या सही है कि दोस्तों गलत है? तो बिल्कुल दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। नहीं दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, अपना गद्दी के लिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल तीसरा जो है सत्य है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर में दोस्तों दे रहा है कि हैदर अली पराजित होता है। नहीं दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं कि दोस्तों ब्रिटिशों को हार हुआ था, न कि हैदर अली को। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। देखिए दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली स्वयं पराजित हो गया था, न कि दोस्तों हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया था। हाँ, एक कथन दोस्तों सही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो पहला दोस्तों द्वैत शासन की नीति, जो कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा चालू किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ये सही है। अच्छा, आगे भी देखना है दोस्तों। और सहायक संधि का नीति, यह दोस्तों लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है। और व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये भी दोस्तों सही है। सहायक संधि के तहत दोस्तों सबसे पहले हैदराबाद का निजाम जो था सहायक संधि के अधीन हुआ था, और व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति के तहत दोस्तों सबसे पहले सतारा हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि 1903 में करजन में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड का दोस्तों स्थापना किया था। तो देखिए दोस्तों, 16 का जब पहला ऑप्शन पर है, बिल्कुल सत्य है। 1903 में ही थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड का दोस्तों स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि एक वर्थ आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया, नहीं अलग नहीं दोस्तों, विलय किया गया था, यानी कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त, दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त संबंधित व्यक्ति थे कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सॉर। फिर नेक्स्ट है कि रैयतवारी व्यवस्था, जिससे दोस्तों संबंधित व्यक्ति हैं कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन, याद रखिएगा। फिर है महलवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट, यानी कि सभी कथन दोस्तों सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट पाते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करना यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक दोस्तों यह किसने लिखा था? तो यह पुस्तक दोस्तों याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है दोस्तों। फिर है महाराष्ट्र तीसरा, महाराष्ट्र दोस्तों तीसरा है, और चौथा में दोस्तों यूपी, यानी कि यहाँ कर्नाटक दे रहा है, तो यही कथन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल दोस्तों याद रखना है आपको, 9 डिग्री हो जाएगा कावरत्ती और मिनिकॉय, यानी कि दोस्तों मिनिकॉय और कावरत्ती द्वीप को अलग करता है, याद रखिएगा। फिर मिनिकॉय और मालदीव को दोस्तों 8 डिग्री हो जाएगा। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, एक सेकेंड दोस्तों, तो 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का क्षेत्र दोस्तों टोटल 3 राज्य में पाया जाता है, जिसमें याद रखना है टोटल 4 जिला आता है 3 राज्य में। पहला दोस्तों तमिलनाडु, जिसमें 2 जिला, फिर केरल में दोस्तों जिसमें 1 जिला, और एक आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों यनम है, केरल में दोस्तों माहे है, और बाकी जो दो जिला को बचा वो आपको दोस्तों तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन में से भारत के बारे में सही है? पहला है कि भारत विश्व का पांचवा नहीं दोस्तों बल्कि 7वां देश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग
2.4% भाग अधिकृत किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। नहीं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय में समूचा नहीं है, बल्कि दोस्तों शीतोष्ण में भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हाँ, एक कथन दोस्तों सत्य है, यानी कि दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा कथन सत्य था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित राज्य का समूह में पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ टोटल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पंजाब, हरियाणा तो दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, पंजाब हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। और एक दोस्तों लद्दाख है जो कि यूपी में आता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? पहला कि भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, गलत है दोस्तों, सबसे नवीन है दोस्तों, याद रखिएगा। हिमालय का जो भूखंड है सब भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कहेगा तब प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी यहाँ से याद रखना है कि मालवा का जो पठार है अरावली और विंध्याचल के दोस्तों बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। भारत दोस्तों उसको कहेंगे जो कि तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ रहेगा और एक तरफ दोस्तों स्थल से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान में दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है। पहला कि अघिल दरा जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, पहला कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। अघिल दरा याद रखिएगा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। पहला दोस्तों ब्लू माउंटेन जो कि मिजोरम में सही है, अबोर हिल्स मणिपुर, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अबोर हिल्स मणिपुर में नहीं है। बाकी दीपू पास दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है और कालांग नदी जो कि असम में है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। पहला है दोस्तों कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, सही है दोस्तों। पश्चिम घाट की ऊंचाई जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर घटता है और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही होता है, ये भी दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण नहीं दोस्तों, बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, यानी कि देखिए जो आपका पहला है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट सतत तथा उन्हें केवल दरों के द्वारा पार किया जा सकता, हाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा, मध्य अंडमान के पूर्व में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। तो केंद्र में दोस्तों द्वैत शासन कहेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और दोस्तों यही आपका प्रांत में कहता दोस्तों तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी थी, तो दोस्तों देश का विभाजन का आधार बनी थी माउंट बेटन योजना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी दोस्तों 1947 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो स्वराज दल के द्वारा, और यह दोस्तों कब किया गया था, तो 1895 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो आप देखिए दोस्तों प्रस्तावना में भी किया गया है और डीपीएसपी में भी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दोनों में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों जर्मनी के संविधान से दोस्तों आपातकाल संबंधित, याद रखिएगा, उसी के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट पाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो दोस्तों कनाडा पहुंच जाएगा, कनाडा के प्रेरणा से। नेक्स्ट है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, तो लगभग दोस्तों 299 थे, लगभग 299, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था।
तो सांप्रदायिक निर्वाचन दोस्तों पहली बार 1909 के एक ही था दोस्तों, पहली बार मुस्लिमों को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों तमिल भाषा को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो यह दोस्तों कथकली को याद रखिएगा, कथकली को, जो कि मुख्य रूप से कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के रूप में जाना जाता है, और कथक कहेगा दोस्तों तो उत्तर भारत के रूप में, और भारतनाट्यम कहेगा तो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 है कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची शामिल की गई थी, निम्नलिखित संपत्तियां का दोस्तों विचार करना है। शांति निकेतन, रानी का बाव, होयसल का पवित्र मंदिर समूह और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। तो सभी को शामिल किया गया है, लेकिन क्या कर रहा है कि कितने संपत्ति को दोस्तों 2023 में शामिल किया गया था? तो केवल एक, कौन सा दोस्तों? तो होयसल के पवित्र। कितने संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल तीन इसमें हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 3 नहीं दोस्तों, 2 ही हो गया। होयसल का पवित्र मंदिर था और बोध गया का तो पहले ही से था दोस्तों, तो ऑप्शन इसका होगा दोस्तों बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को के द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो खजुराहो मंदिर का समूह दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कावेरी बेसिन में दोस्तों कौन सा स्थित है बताइए। तो 46 का दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा नागरहोल, जो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है दोस्तों, ये भी है। फिर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नहीं दोस्तों पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, ये भी है दोस्तों कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी है दोस्तों, यानी कि 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में किस में क्रिटिकल टाइगर हैबिट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो दोस्तों नागा अर्जुन श्रीशैलम याद रखिएगा, नागा अर्जुन श्रीशैलम। नेक्स्ट पाते हैं कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने का महत्व रखता है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको तमिलनाडु में स्थित है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो सबसे नवीनतम समावेश दोस्तों गरबा हो जाएगा, गरबा जो कि गुजरात का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? तो दोस्तों मगही भाषा दोस्तों शास्त्रीय भाषा नहीं है, बाकी कन्नड़ है, उड़िया है और मलयालम भी है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार करना है। पहला कथन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 को लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति का नाम से मंजूरी प्रदान किया था, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों चंद्रयान 2 जो दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया था, यानी कि दोनों कथन दोस्तों सही है। तो ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तिरंगा तो नाम रखा गया था जहां पर लैंड किया था चंद्रयान 3, और चंद्रयान 2 को दोस्तों नाम रखा गया था स्टेशन शिव शक्ति, यानी कि उल्टा हो गया यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला का हो जाएगा दोस्तों जो आपका नाम रखा गया था तिरंगा चंद्रयान 3 को, और चंद्रयान 2 को दोस्तों स्टेशन शिव शक्ति। तो दोनों कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि अच्छा असत्य है दोस्तों, सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों असत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है। ऑपरेशन दोस्त, जो कि सूखे से प्रभावित नाइजीरिया भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना से संबंधित है ऑपरेशन दोस्त। ये नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों का ऑपरेशन गंगा, जो कि रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट कराना। हाँ एक कथन दोस्तों सही है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में हुआ था। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन इंद्रावती, जो कि हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। हाँ ये भी दोस्तों सही है, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 है, ध्यान दीजिएगा कि मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है दोस्तों कि डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। हाँ दोस्तों एक कथन आपका दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट है कि मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, ये भी कथन दोस्तों आपका सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है 54 का कि
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वां स्थान पर है। विश्व में दोस्तों 5वां स्थान नहीं दोस्तों, चौथा होना चाहिए, गलत है दोस्तों पहला। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा क्षमता में दोस्तों 5वां। हाँ, एक कथन सही है, तो ऑप्शन है दोस्तों बी, केवल दूसरा कथन दोस्तों आपका सत्य है। केवल दूसरा कथन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 54 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 है कि चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दोस्तों मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखना है सितवे बंदरगाह को हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करने के लिए शुरू किया दोस्तों, तब फिलीपींस याद रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत में ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया था। नहीं दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट है कि यह 3 चरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी गलत है। यह दोस्तों तीनों गलत ही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, गलत को पढ़ना ही नहीं दोस्तों, केवल सही याद रखिए। नेक्स्ट बात है कि कौन सा बंदरगाह भारत हाल ही में कार्गो वैल्यूम के मामले में देश के सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों बन गया है। तो देश के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रायद्वीप पोर्ट। नेक्स्ट दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है कि भारत 180 देश में 159वां स्थान पर है, जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट फिर है कि इस रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ये सभी पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर हो जाएंगे। पहला में नॉर्वे, दूसरा में डेनमार्क और तीसरा में दोस्तों स्वीडन। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। सबसे लास्ट दोस्तों इरिट्रिया है, याद रखिएगा। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को। चक्रवात रेमल का संबंध दोस्तों, तो चक्रवात रेमल का दोस्तों पूर्वी भारत से है, पूर्वी भारत से संबंधित है चक्रवात रेमल, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम सेकेंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल या किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह दुनिया का सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जो कि 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है, तो दोनों सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो तमिलनाडु में होगा, सत्यमंगलम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि यह भारत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, गलत है। यह दोस्तों 10वां संस्करण था, हाँ ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जिमेक्स का दोस्तों 10वां संस्करण था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है। हाँ दोस्तों सही है। G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, नहीं G7 में दोस्तों भारत शामिल नहीं है। और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित हुआ था, यानी कि 1 और 3 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति के द्वारा सांसद भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। और स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 की 1 से शक्तियां प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों बी, केवल 2 कथन इसमें आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि भारत ने 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में है, भारत मंडपम। नेक्स्ट बात है कि 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो खान क्वेस्ट दोस्तों बोला कि भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, नहीं दोस्तों, भले दोस्तों यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका दोस्तों क्या नाम था। तो उसका नाम दोस्तों याद रखेंगे
नहीं, इनफील्ड राइफल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। 71 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इनफील्ड राइफल था, इनफील्ड राइफल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति का सिफारिश कौन कराता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है, राज्यपाल। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि महाराष्ट्र में है, तारापुर। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उसे विशेष राज्य के विधानसभा के आधे से बड़े आकार का हो सकता है, जो कि दोस्तों यह कथन बिल्कुल गलत है आपका। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के राज्यपाल उस विशेष राज्य का विधान परिषद के अध्यक्ष नामित होते हैं। नहीं दोस्तों, राज्यपाल नहीं होते, विधानसभा के दोस्तों अध्यक्ष होते हैं, जो कि पीठासीन अधिकारी होते हैं। गलत है, यानी कि दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बुनियादी शिक्षा का विकास दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? तो प्रोटीन को दोस्तों, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फ्रूट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे दोस्तों गिरिब्रज भी कहा जाता है, गिरिब्रज। नेक्स्ट है कि लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। तो यह दोस्तों कई नदी जैसे गंगा सोन मगध से होकर बहती थी, इसलिए मगध का एक हिस्सा दोस्तों जंगलों से भरा हुआ है, ये भी सही है। इस क्षेत्र में लौ एस की खदान है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 74वां संशोधन के तहत, और 73वां के तहत दोस्तों 11वीं अनुसूची, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के डी में, 243 के डी में। फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है? तो किस स्थान को दोस्तों बताइए? तो वधावन स्थान को। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? तो हीरे जो प्राप्त होता है दोस्तों वो याद रखना है कुड़प्पा चट्टान से, कुड़प्पा चट्टान से। नेक्स्ट है कि भारत में कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दोस्तों कि भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस और नॉन कोकिंग गेट है, कोकिंग गेट, ये भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? बताइए दोस्तों किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का है, मृत्यु का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए सभी कथन यहाँ पे आपका सत्य है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 सभी कथन सही है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कोशिका सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही बात है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं, ये भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह जंतु कोशिका में, ऐसे दोस्तों लवक होते हैं प्लास्टिड, यानी नेक्स्ट है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये भी सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, तो सभी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा अंगक लवक है, ये भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, ये भी सही है। प्लेट कण स्फीरोसोम, नहीं दोस्तों, प्लेट कण राइबोसोम होता है, राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि डीएनए धिलेक्स प्रारूप का पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लेकराइमल ग्रंथि का स्रावित करता है, या दोस्तों आंसू को स्रावित करता है। नेक्स्ट है कि पीलिया या हेपेटाइटिस रोग शरीर के कौन अंग प्रभावित होते हैं? तो यकृत प्रभावित होते हैं, यकृत। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 93 है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया था, अथवा इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे टॉमसन के द्वारा, याद रखिएगा, जे टॉमसन के द्वारा दोस्तों, कैथोड किरण का प्रयोग करके। नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों को स्थिति पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम
24, सोडियम 24 को याद रखिएगा। और आयोडीन में दोस्तों आयोडीन 131 को, जो गलकंड रोग होता है। और कैंसर में दोस्तों कोबाल्ट 60 को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। तो दूध का खट्टा होना बिल्कुल सही है। मानव शरीर में भोजन का पचना भी सही है। जल का उबलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि गलत है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। और ईंधन का भी जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह दोस्तों ऑक्सीकारक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होता है, इसलिए दोस्तों वह अवकारक होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे दोस्तों आपका सत्य है 96 का। नेक्स्ट है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से दोनों संबंधित है। यहाँ पे दूसरे से अलग अलग शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, दोनों सत्य हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस पर डाउट है दोस्तों। दूसरे एक दूसरे से संबंधित अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया गया है। तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही है। विकासशील अर्थव्यवस्था भी सही है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी सही है। और अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे दोस्तों सेट 2 को भी हम समाप्त कर लिए। ये दोस्तों सेट 2 में वही क्वेश्चन डाला गया था जो कि दोस्तों आपको एक सप्ताह यानी कि तो टोटल 1 से लेकर 9 सेट जो हुआ है वही से दोस्तों क्वेश्चन लाया गया था। 100 क्वेश्चन की कितना आप दोस्तों इसको अपने अंदर रख सके हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसको रिवीजन भी एक तरह से आपको हो गया। और 1 से लेकर दोस्तों 9 सेट तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इसको तुरंत ही वीडियो आने वाला है। और यह दोस्तों आपको वीडियो प्लेलिस्ट में डाल देंगे। टोटल मास्टर वीडियो बना के 1 से लेकर सेट 9 तक जितना भी हुआ है, टोटल प्रत्येक सेट में दोस्तों 75 क्वेश्चन रहता है। तो 75 × 9 क्वेश्चन कर लीजिए 9 सेट, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या निकल जाएगा। तो वह दोस्तों जल्द ही वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। हो सकता है कल ही दोस्तों अपलोड कर देंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।